हेलो गाइस, आज हम समास करेंगे। आज इस वीडियो में समास की परिभाषा, स्वरूप और अव्ययीभाव समास को समझेंगे। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको समझ आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको आगे भी मेरी वीडियोस इसी तरह मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जिस तरह उपसर्ग तथा प्रत्यय की सहायता से यौगिक शब्द बनते हैं, उसी तरह समासों से भी यौगिक शब्द बनते हैं। बेटा, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय से हम शब्द निर्माण करते हैं ना, उसी तरह समासों से भी होता है। ये शब्द आपस में एक से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं। समास शब्द अस धातु में सम उपसर्ग जुड़कर बना है। सम उपसर्ग में अगर अस धातु में हम सम लगा देते हैं, आगे सम उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो सम प्लस अस क्या बन जाता है? समास, जिसका अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण, यानी छोटा। ध्यान रहे, व्याकरण में हर बात के संक्षेपीकरण को समास नहीं कहते हैं। मीन्स किसी भी बात को छोटा कर दो तो हर चीज़ समास नहीं बन जाएगी। किसी बात को, वाक्य या वाक्य समूह को संक्षेप कर देना समास नहीं होता। अगर किसी वाक्य को हम छोटा कर दें तो उसे हम समास नहीं कहेंगे, अपितु दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेप करना ही समास कहलाता है। ये काम सिर्फ शब्दों में होता है, शब्दों को संक्षेप करना समास कहलाता है। समास का अर्थ है मेल। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात कई शब्दों को संक्षेप कर एक शब्द बनाना समास कहलाता है। जैसे प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, क्या हो गया? प्रौढ़ शिक्षा। अब समास के बारे में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला है, एक से अधिक पदों के योग से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। जैसे गंगा जमा जल, क्या बन गया? गंगा जल। इसका विग्रह क्या होएगा? गंगा का जल। तो इनमें पहले पद को तो पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, और इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है। जैसे गंगा जल में गंगा शब्द पूर्व पद है, वह जल शब्द उत्तर पद है। इन दोनों शब्दों के मेल से बना गंगा जल समस्त पद है। ठीक है बेटा, समस्त पद या सामासिक शब्द बनाते समय दोनों शब्दों के बीच की विभक्तियां, अन्य शब्द या योजक, अव्यय आदि शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल था, इसमें गंगा पूर्व पद था और जल उत्तर पद था, तो बीच में का जैसे है, तो इस तरह की ये विभक्तियां जो हैं ये विलुप्त हो जाती हैं। समस्त पद के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व पद या पहला पद तथा उत्तर पद व दूसरा पद कहते हैं। ठीक है, पहला पद जैसे आपका इधर गंगा है, इसे पूर्व पद कहेंगे, और जल है यानी दूसरा पद, इसे उत्तर पद कहेंगे। आगे देखिए, समस्त पद के दोनों पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा, और कभी दोनों भी प्रधान हो जाते हैं। समस्त पद या तो मिलाकर लिखे जाते हैं, जैसे हस्तलिखित, यानी हस्त और लिखित दोनों एक ही शिरोरेखा के नीचे मिलाकर लिखे गए हैं, या योजक चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे सीताराम राधे कृष्ण। ठीक है ना बेटा, बीच में हाइफन लगा दिया तो इस तरह योजक चिन्ह लग के ऐसे भी लिखे जाते हैं। आगे है समास विग्रह। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे पीताम्बर समस्त पद का विग्रह होगा पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, ये आपका विग्रह हो गया, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात भगवान विष्णु। अब समास के भेद देखो, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि समस्त पदों में कहीं तो पहला पद प्रधान होता है और कहीं दूसरा, और कहीं दोनों ही पद प्रधान होते हैं और कहीं कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो इन सब आधारों पर समाज के चार भेद होते हैं समास के।
अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो इस वीडियो में बेटा हमने अव्ययी भाव समास करना है तो उसे ही लेंगे। बाकी आगे के ये जो हैं ये अलग अलग वीडियोस में आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो पहले अव्ययी भाव समास देखिए। अव्यय का अर्थ है अविकारी, यानी विकार, जिसमें कोई विकार ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता। इस आधार पर जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें बेटा हमेशा पहला पद जो होता है वो अव्यय का काम करता है, ठीक है ना। इसमें पहला पद प्रधान और दूसरा पद गौण होता है। पहला प्रधान क्यों होता है? क्योंकि वो अव्यय का काम करता है और हम कर भी अव्ययी भाव समास रहे हैं, इसलिए पहला पद प्रधान होगा, ठीक है। और समस्त पद जो है अव्यय के रूप में काम करता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यथा समय, इसके अंदर यथा जो है ये अव्यय है, ठीक है। प्रथम पद अव्यय का काम कर रहा है। अब खाली समय लिखें तो पता नहीं चलेगा समय क्या, यथा लगाने पे पता चलता है कि समय के अनुसार, यानी यथा समय, समय के अनुसार। इसी तरह यथा संभव, हर बार यथा का मतलब अनुसार नहीं लेंगे, इधर इसका मतलब यथा संभव का मतलब हो जाएगा जितना संभव हो, यानी संभाव्य के अनुसार, ठीक है, जितना संभव हो। आजन्म, जन्म से लेकर, देखो इधर यथा, आ, प्रति, ये सब हमारे ये अव्यय ही हैं। जैसे आमरण, मरने तक, प्रत्येक यानी प्रति जमा एक, हर एक, हर घड़ी, हर भी आपका अव्यय है यानी प्रत्येक घड़ी। प्रत्यक्ष यानी प्रति जमा अक्ष, आँखों के सामने। बेरोजगार, बे, ये भी अव्यय है यानी बिना रोजगार के। भरपूर, भर भी अव्यय का काम करता है, पूरा भरा हुआ। एकाएक, एक भी, ये क्या है? अचानक। रातों रात, इस तरह के भी बेटा अव्यय में आते हैं, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात, इस तरह से। रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। गली गली, प्रत्येक गली। साफ साफ, बिल्कुल साफ या स्पष्ट। निसंदेह, संदेह रहित। निडर, डर रहित यानी बिना डर के। सपरिवार, परिवार सहित। अनुरूप, रूप के योग्य। हम सफ़र, सफ़र के साथ। बेटा ये आपका होता है अव्ययी भाव यहीं पर समाप्त, ठीक है। इसके बाद तत्पुरुष समास आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।